नारी नहीं है अबला, नारी एक पतवार है। नारी नहीं है अबला, नारी एक पतवार है, जिसकी ज्योति से जगमग पूरा ये संसार है, पूरा ये संसार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं, इस बार जो 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में बेगूसराय विधानसभा से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार संजू प्रिया कुशवाहा जी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इस बार के चुनावी परिणाम को लेकर क्या है इनकी प्रतिक्रिया। सर्वप्रथम मैडम, आपका केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। आप इंटरव्यू में दूसरी बार हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। एक चुनाव से पहले भी हम लोग एक साथ बैठे थे, चर्चाएं हुई थी। चुनाव के बाद हम लोग एक साथ हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव परिणाम में ये तो मान लिया लोकतंत्र है और जनमत का हुक्म और जनमत का जो फैसला होता है वो सर आंखों पर है। जी जी। चाहे जो कैंडिडेट जीत गए उनके लिए भी, जो हार गए उनके लिए भी। और ये जो आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं ये जनमत का फैसला है कि हमें उन्होंने इस लायक समझा है। अच्छा, जो महागठबंधन एग्जिट पोल बता रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत डिफरेंस होता है। मैं हमेशा कहते आई हूँ, और इस बार जो ये परिणाम है, ये बिल्कुल इसको 100% ये जो मान्यता है हमारी, वो कहीं ना कहीं 100% फिट बैठ रही है कि ये वो एग्जिट पोल था, ये एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो हमारे आपके सामने है। अच्छा, एक प्रत्याशी के रूप में हम आपसे ये जानना चाहें, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, विपक्ष ने हंगामा भी किया, कई जगह केस भी दायर किए गए, कई ऐसे कह सकते हैं कि कैंडिडेट थे जिन्हें ये लगा कि ये वो जो है स्पष्ट और पारदर्शी रिजल्ट नहीं रहा। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए गए, तरह तरह की बातें हुई। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह से तो प्रश्न मतलब हर चुनाव में, ये लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आते रहते हैं। लेकिन हारने वाले तो करते, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा इस बार हारने वाले करते हैं। लेकिन देखिए, जो फैसला है, जो लोकतंत्र है, या जो तरीका है इलेक्शन कमीशंस का, मतलब चुनाव करवाने का जो तरीका है, जिस तरह से रिजल्ट आने का है, जब तक मैं तो बैलेट पेपर के पक्ष में हूँ और मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी कि इस बार क्या हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये ईवीएम मशीन बनाने वाले जो देश हैं, आज उस जगह पे भी ईवीएम के थ्रू वोटिंग मतलब नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर के थ्रू हो रहा है। अभी हाल फिलहाल अमेरिका में भी हुआ। जी जी। क्यों ना वो बैलेट पेपर को गिनने में 7 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, डजंट नॉट मैटर, बट वो बैलेट पेपर से करवाते हैं। क्या उनके पास वो टेक्निक नहीं है? वो तो करवा सकते हैं। जिनके द्वारा ये ईवीएम मशीन बनाई गई थी, आज उनके यहाँ भी मतलब बैलेट पेपर से चुनाव होता ये है। बात हम मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अमेरिका हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत सारी कंट्री है जो हमसे ज्यादा डेवलप है, और वहां पर बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव हो रहा है। तो जब तक ये पारदर्शिता थोड़ी होनी चाहिए। ये बात सही कहा आपने, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत की आबादी, चूंकि अन्य जिस देश की आप बात कर रहे हैं उसकी आबादी और हमारे देश की आबादी में बहुत फर्क है, तो मतदाताओं की कहीं ना संख्या एक बड़ी वजह है, और पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए कि जो पेपर हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ठीक है, उनका जनसंख्या कम है या पेपर्स वगैरह, हमारे हमसे जितना भी उनके पास जो संसाधन है हमसे ज़्यादा है। संख्या हमारी ज़्यादा जरूर है, लेकिन संसाधन उनके पास है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज उनके पास ज़्यादा है। वो चाहेंगे तो हमसे बेहतर तरीके से ईवीएम का यूज कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है कि अपनी अगर बुद्धि ना हो ना, तो कम से कम लोगों का नकल कर लेना चाहिए, जो बेहतरी की ओर ले जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो हमसे बेहतर कर रहे हैं हर जगह, हर दिशा में। ये भी पॉइंट उनसे नकल करके ही सीखने योग्य है कि कम से कम हम नकल कर लें। और पारदर्शिता जहां तक की बात है, अगर धुआं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आग है, तो ही धुआं है। कहीं ना कहीं आग है। हाँ, आग है तो धुआं है। और ये बातें अगर हो रही हैं, तो मैं एक बार नहीं कह सकती हूँ कि आप गलत हैं। हो सकता है ऐसी कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि मतदाता मालिक अगर ये बात कह रहे हैं, ये बात पब्लिक में है, तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं या कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है।
कुछ ना कुछ तथ्यात्मक जरूर है, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है, गौर किया है, तभी तो ये बात आ रही है, इस तक चर्चाएं हो रही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो नई सरकार, हम नहीं कह सकते हैं फिर से, अभी फिलहाल जो नई सरकार हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि 15 साल के बाद पुनः एनडीए की सरकार बनने वाली है बिहार में, तो क्या लगता है कि सरकार से जो उम्मीदें हैं, जनता जो मुद्दा बना था रोजगार का, बहुत सारे लोग इसको लेकर ट्रोल भी कर रहे थे कि इस बार 19 लाख 10 लाख इस तरह चर्चाएं हो रही थी, क्या लगता है एनडीए इस पर खरी उतरेगी लोगों को रोजगार देने में? देखिए, ये तो उनका पुराना जुमला है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि इनके अकाउंट में 15 लाख रुपया कब आएगा। जी जी। है ना, जब इस बार मैं चुनाव प्रचार कर रही थी तो जो गरीब लोग हैं या गांव के लोग हैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा कर रहे थे कि हम लोग तो वेट ही करते रह गए, इस तरह से कब आएगा। और एज ए प्रत्याशी होने के नाते मुझे बहुत जगह विरोध का सामना करना पड़ा है। जी जी। कहीं ना कहीं अगर बेगूसराय विधानसभा की ही अगर बात ली जाए, मैं कई जगह गए, लोग देखते थे कि लेडीज है ना, तो उनको लगता था कि कहीं वो पहले वाली मैडम आई हैं, तो उनका जो गुस्सा होता था ना, मैं उनको कई बार बताना पड़ता था कि नहीं नहीं, मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब आप मैडम आएंगे तो आप उनसे बात कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो झांसे में जो लोगों को लेकर के वोटिंग करवा लेते हैं अपने पक्ष में, तो अब तो खैर उनकी सरकार बनने वाली है या बन ही गई है। हाँ। तो अब बनी है तो उम्मीद और आशा भरी निगाह से पब्लिक भी देख रही है, और उसी पब्लिक को होने के नाते, मतलब उसी पब्लिक में मैं भी शामिल हूँ, तो मैं भी सरकार से मैं उम्मीद करूँगी कि जो हुआ, लेकिन अब जो कम से कम नए सिरे से भी डेवलपमेंट का काम शुरू करना चाहिए, विकास के कार्यों में अपनी भूमिका। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जिस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की आप हिस्सा हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी उसके बड़े नेता हैं, और वो भी कभी एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से पहले उनका वो अलायंस टूट गया और वो उस अलायंस से बाहर हो गए। उन्होंने नया अलायंस बनाया है। क्या लगता है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है, क्या पुनः वो एनडीए में शामिल होंगे? ये तो बातें हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ही तय करेंगे। उनका जो आदेश होगा हम लोग सर आंखों पे रखेंगे, लेकिन अभी तात्काल भविष्य पे इस पे, मतलब तात्काल वर्तमान स्थिति में इस पे अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहीं एनडीए का ही हिस्सा पुनः वो सर डिसाइड करेंगे। देखते हो, हम लोग भी वेट करेंगे कि देखते हैं सर का क्या मतलब आदेश होता है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में तो हमने चर्चा की, हम बेगूसराय जिला के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जब आप चुनाव में लोगों से मिल रही थी, लोगों से प्रचार प्रसार के दौरान जनसंपर्क कर रही थी, तो उसमें कैसा लग रहा था आपको? जो लोगों का मतलब बहुत बढ़िया रिस्पांस था। मैं जहां भी जा रही थी, लोगों से मैं बात कर रही थी, मतलब बहुत गुड रिस्पांस, और ऐसा लगता था कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि जीत हार लगा रहता है लोकतंत्र में, और हम तब भी कहते थे कि हमारा मुद्दा, हमारा कंपटीशन किसी से था ही नहीं, ना उनसे था और ना पक्ष ना विपक्ष से, हमारा कंपटीशन किन्हीं से भी नहीं था। मैं तो चाह रही थी कि मैं एक, जहाँ पे ये पॉलिसी तय होती है ना, जहाँ पे वहाँ पे मैं मेंबर बन सकूँ, ताकि उस इनका जो सारा रुका हुआ काम है उसमें मैं अपनी भागीदारी दे सकूँ। तो और लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा था, मैं सेवा भाव से पॉलिटिक्स में आई हूँ, वो मैं तब भी कह रही थी, चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव हारने के बाद भी एक हारा उम्मीदवार हूँ। उसके बावजूद भी मैं आज ये बात कह रही हूँ कि मैं सेवा भाव से हूँ। मैं चुनाव हारी हूँ, मैंने अपनी हौसला नहीं हारा है। उम्मीदवार चुनाव हार सकता है, उम्मीद कभी नहीं हारता है। और सेवा भाव को लेकर के घर से निकली हूँ, पॉलिटिक्स में आई हूँ, सरकारी सेवा छोड़ी हूँ, सामाजिक भावना नहीं छूटा है। वो सरकार से अपील करके, एप्लीकेशन लिख के, उनको वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचा के उस काम को मैं करूँगी। अच्छा, आप अपना पेशा, चूंकि आप पेशागत शिक्षक हैं, तो आप पेशागत शिक्षिका हैं, उस पेशा को छोड़ना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग थोड़ा सा तो रहा, क्योंकि मान लीजिए एकदम से डिसाइड कर लेना आज के समय में जहां रोजगार की इतनी कमी है, मैंने इसलिए जिक्र किया। हाँ, मैंने इतनी कमी है, उस कंडीशन में बिल्कुल से एकदम माइंड को सेट कर लेना कि मुझे ये करना है, थोड़ा तो चैलेंजिंग था। क्योंकि जो मुझे मिला था, जिस जॉब में मैं गई थी, मैंने अपने बलबूते पे उस कंपटीशन को निकाला, मैंने क्वालिफाइड किया, एग्ज़ाम में बैठी, उसके बाद क्वालिफाइड करके मैं
उसको उस जॉब को मैंने हासिल किया था, जी, जी। है ना। तो एकदम खट से छोड़ना मुश्किल तो था, लेकिन चूंकि सामाजिक जिस तरह से हमारा समाज पिछड़ रहा है दिन ब दिन शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो हमारा एजुकेशन है यहाँ पे हम सीमित हो जा रहे हैं। इसको थोड़ा ब्रॉडली सोचना पड़ेगा। कम से कम जो हम कर सके लोगों के लिए। यहाँ पे अगर मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ तो हमसे बच्चे जो एजुकेटेड होंगे साल में 300-400 बच्चे या एक बैच वाइज मैं मतलब कर पाऊंगी। लेकिन अगर इसको हम बृहद तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। अपने एजुकेशन का यूटिलाइजेशन मुझे लगा सामाजिक कामों में करना चाहिए, पॉलिटिक्स में आके कर सकते हैं। अच्छा, और कहीं ना कहीं शिक्षित लोगों की पॉलिटिक्स में कमी है, अभाव है। जी बिल्कुल। तो लगता है कि अपनी योग्यता जो है, अपना योगदान जो है इस जगह देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ अभाव है। यानी यूँ कहें कि एक समाज में बदलाव लाने के लिए, लोगों को जन जागरूक करने के लिए आप राजनीति में आए हैं, तो क्या उम्मीद करें आपसे कि भविष्य में भी आप राजनीति में सक्रिय रहेंगे? 100%, क्योंकि अगर मुझे राजनीति में अगर नहीं आना होता, सामाजिक कार्यों में मुझे नहीं आना होता, तो मैं जॉब कभी छोड़ती ही नहीं। अगर मैंने उसको छोड़ा है तो हमेशा मेरा लक्ष्य रहा है कि मैं सामाजिक काम करते हुए राजनीति में एक्टिव रहूं। सामाजिक काम करते हुए समाज के लिए हमेशा सोचना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा सा भी जागरूक हैं, हमेशा जागृत करते रहिए। और समाज में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी पार्टी, किसी भी कास्ट, कहीं मतलब वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए समाज के लोगों को। हाँ, जरूर अप्रिशिएट जी बिल्कुल। आपने जो कहा अप्रिशिएट करने की बात, जागरूक करने की बात, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि चुनाव से पहले गरीबी की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तरह तरह की सरकार के जो खिलाफ जो नाराजगी है उस पर चर्चाएं होती हैं। लेकिन चुनाव के वक्त लोग इस चीज को भूल जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चर्चाएं किस तरह की थी और रिजल्ट क्या है वो आपने देखा। मुद्दा था रोजगार, लेकिन चुनाव के वक्त गौन हो गया। कहीं ना कहीं जो एनडीए को जो वोट मिले हैं, जो छिपी हुई वोट थी और वो भी महिलाओं की, सबसे ज्यादा वोट उनको मिला है, उनके पक्ष में गया। इस पर लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो साइलेंट वोटर्स जिनको आप कह रहे हैं ना, साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं जो वो जुमलाबाजी जो है ना, मतलब इस तरह से पब्लिक के माइंड को इतना ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि निकल नहीं पा रहे हैं वो लोग। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे हस्बैंड खुद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में है, उज्ज्वला से जो जुड़ी हुई योजना है ना, उस चीज़ का एक एक चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लोगों में जो गरीब महिलाओं में जो कॉन्सेप्ट है कि हमको फ्री में मिला, क्या मैं आपसे पूछती हूँ वो फ्री है क्या? वो है फ्री? आप कहेंगे। मेरा सवाल आपसे है, वो जो उनका जो कॉन्सेप्ट हो गया है कि हमको फ्री में गैस चूल्हा मिला, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ में तो कुछ नहीं मिलता है, फ्री है क्या? लेकिन ये घर घर लोगों को ये बता पाना है ना, वो हम अपना वोट मोदी जी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ्री गैस इस पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब रिलायंस ने जियो शुरू किया था तो इसको 1 साल तक फ्री में ही मिला था, और बाद में फिर क्या मिला, क्या हो रहा है वो आपको पता ही है। बिल्कुल, वो एक तरह का कहिए कि बहुत बड़ा साजिश हो रहा होता है। पब्लिक उसमें जागरूक नहीं रहती है। आपको स्नेह जहर देख करके आपको हैबिचुएट किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा देख करके। जब आप बिल्कुल हैबिचुएट हो जाएंगे तब वो चीज आपसे खींच लिया जाएगा और तब आप उसको पैसे से लेना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, बस वही चीज यहाँ हो रहा है, थोड़ा सा लालच दे करके। वही मैं कह रही हूँ ना कि मैं गांव में महिलाएं बिल्कुल जो एकदम गरीब है, एकदम बस उनके पास गैस चूल्हा आ गया, क्यों वोट करना? क्योंकि गैस। उसके बाद उनको कुछ नहीं देखना है कि उनके बच्चों के लिए स्कूल है कि नहीं है। अगर उनके घर में महिलाओं की डिलीवरी रात में होती है, वो जान भी उसकी जा सकती है, उसके लिए हॉस्पिटल है कि नहीं है, उनको अन्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, उनके अगर हस्बैंड कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको सही दाम पे उनको बीज मिल रहा है कि नहीं, उनको और कृषि सुविधाएं जो है वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। बाकी घर के बगल में अगर कहीं आग लग गया, आगजनी हो गई, फसल जल गया, उसको उचित मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट्स नॉट ए मैटर। उनको चाहिए हमको फ्री में गैस चूल्हा मिला। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, राशन मिल रहा है, हाँ फ्री, तो वो फ्री है क्या? तो कहीं ना कहीं फ्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह के लोगों के मन में कहीं ना कहीं सेट कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है। जब तक गैस चूल्हा का दाम मतलब अच्छा, एक प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे
कि चलो ठीक है ये सब फ्री में मिल रहा है, जी। दिल्ली में सरकार है, वहां पर फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में शिक्षा मिल रहा है, यहाँ तक कि महिलाओं को फ्री में ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहाँ फ्री में मिल रही हैं, और वहाँ पर भी बेहतर सरकार है, वहाँ पर लगातार दूसरी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल। देखिए, चुनाव से पहले भी जब आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, तो मैं तब भी कही थी कि परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन, अगर पानी भी अगर एक जगह ठहरा हुआ है ना, तो उसमें गंध आ जाएगा, मैला पानी हो जाएगा। वो जब तक चलायमान नहीं रहेगा ना, मतलब उसके प्योरिटी के लिए, उसकी शुद्धता के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार की भी शुद्धता के लिए जी। परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, जी। है ना। जहां तक कि दिल्ली की बात आपने कही, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह की गरीबी हमारे बिहार में है, शिक्षा बिहार में है, कभी कभी तो आज जब मैं चुनाव लड़ी हूँ और मैंने देखा है बेगूसराय विधानसभा की ही स्थिति, कई जगह वार्ड में ही, गांव में, बांध पे लोग, मतलब आज भी, आज के जमाने में भी, आज के समय में भी, मतलब पन्नी पॉलिथीन बिछा करके और बांध पे सो जाते हैं पूरी रात, मतलब पूरी रात ठंड के दिनों में भी। हाँ, ठंड के दिनों में भी वैसे ही सोते हैं। बगल में बकरी बंधी हुई है, बगल में गाय बंधी हुई है, वहीं गोबर है, वहीं लोग सो रहे हैं। मतलब ये कंडीशन है, इतना अभाव है। तो कभी कभी जब मैं देखती थी ना, तो मैं बोलती थी कि जब यहाँ पे देख के लोग, लगता ही नहीं है कि हमारा ये बेगूसराय का विधानसभा बेगूसराय का हिस्सा है, उसमें भी आजाद भारत का हिस्सा है। लगता ही नहीं है। इतनी गरीबी, इतना अभाव, अशिक्षा, मतलब अगर उसमें 200 युवक और 200 लोग घेर के खड़े हैं, मैंने पूछा इनमें से मैट्रिक पास कौन है, हाथ उठाइए। एक हाथ भी नहीं था। क्यों नहीं था? और वो हाथ नहीं था उठा हुआ, इसीलिए वो वहां गरीबी थी। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे बीच में अशिक्षा है। तो यही मैं कह रही थी कि दिल्ली भी तो हमारे भारत का हिस्सा है। जी बिल्कुल। क्यों वहां पे उस तरह की सरकार है, उस तरह की सुविधाएं हैं? क्योंकि वहां परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन होगा, जब तक लोगों में, जो हमारे आज के प्रतिनिधि हैं, वो, ये कोई आईएएस का एग्जामिनेशन नहीं है, ये यूपीएससी नहीं है। आपने जिसको आपने क्वालिफाइड कर लिया तो अब आप रहेंगे 60 साल 70। हाँ, नहीं, वो नहीं है। ये लोकतंत्र है। जनतंत्र में जनता का जो मत है, वो आप उनको जीत करके आप अभी कुर्सी पे विराजमान है, वही जनता कॉलर पकड़ के खींच के उतारना भी जानती है। तो हम तो सबसे कहना चाहेंगे, जो भी प्रतिनिधि हैं, मतलब उनको काम करना चाहिए। गरीब लोग जो हैं, जनता है, आपकी तरफ बहुत आशा और उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रही होती है। आप सिर्फ प्रतिनिधि नहीं हैं, आप जितने सारे वहाँ पे जनता जनार्दन है, आप उनका ख्वाब हो, आप उनका सपना, आप उनकी ज़रूरत हो, है ना। आप उनके गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया हो। यू आर नॉट ए सिंपल मैन और वुमेन, है ना। आप नहीं हो। आप में, आपको, मतलब सरकार ने इतनी लोकतंत्र, आपने शक्ति दी है, आप एक कानून को ला करके रातों रात उसकी जिंदगी आप अच्छी कर सकते हो। लेकिन आप अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत दुखद है ये। कहीं ना कहीं जनता के साथ छल होगा कि आप जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनके दुख दर्द में साथ नहीं देते, उनकी आवाज़ को उठाते नहीं हैं। अच्छा, एक महिला के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूंकि एक नारी शक्ति हैं आप, और समाज, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि इस तरह की समाज रूढ़िवादी सोच, परंपरागत सोच के बावजूद आप बाहर निकली, लोगों से जनसंपर्क किया, चुनाव में भागीदारी की, तो आपने तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। आपको नहीं लगता कि आज भी महिलाएं राजनीति से अपने आप को दूर रखना चाहती हैं? राजनीति से, मतलब देखिए, कहीं ना कहीं जो राजनीति को लेकर के महिलाओं में जो कॉन्सेप्ट है, खासकर उनके परिवार वालों में, हर लोग, जैसे कोई एक महिला बाहर आई है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक आप हैं। लेकिन अगर आप उनको कह दो कि आप भी कल मैडम को लेकर के आओ, तो शायद उनको दिक्कत हो जाएगी। उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने घर की महिलाओं को निकालना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ सोच जरूर है जो राजनीति को लेकर के लोगों का विचारधारा है, तो उसमें लोग कहीं ना कहीं इस बात को सोचते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अच्छे हैं, कोई महिला पढ़ी लिखी है और व्यवहार कुशल है, आप लोगों का सम्मान कीजिए। यकीनन लोग भी आपको, जिस पार्टी में आप रहेंगे, जिस जगह आप रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, लोग आपको बहुत इज्जत की नज़र से देखेंगे। आप अपना नज़रिया बदले, आप लोगों का सम्मान कीजिए। आप सम्मानित होकर के
बखूबी आप भी सम्मान के पात्र अच्छा, एक इसका एक बड़ा कारण ये भी तो हो सकता है कि महिलाओं का जो उचित भागीदारी होना चाहिए, जी। चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं ना कहीं उनका वो उचित भागीदारी नहीं हो पाता है, या उनको यूँ कहें कि जो पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जी। वो भी कहीं ना कहीं उनको उतना बेहतर जो उनको संतोषजनक स्थिति होनी चाहिए या उतना जितना सम्मान मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, उनको नहीं दे पाती हैं। नहीं देखिए, अगर इसकी बात करें तो अगर इस बार हमारी पार्टी ने जो मतलब टिकट दिया है महिलाओं को, सिंबल देने का जो काम किया है, उसमें हम लोग बहुत सारी लेडीज़ हैं हमारी पार्टी से तो हैं, और माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देने के लिए काम किया है। उसमें मैं भी एक थी उम्मीदवार, बाकी और भी जगह से कई लोग हैं। मतलब अनदर पार्टी, अकॉर्डिंग टू अनदर पार्टीज, हमारी पार्टी ने इस चीज़ को ध्यान में रखा है और महिलाओं को भागीदारी भी दी है। मैं अन्य पार्टियों से भी कहना चाहूँगी कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए उनकी भागीदारी का जो हिस्सा है वो बढ़ाना पड़ेगा, और जब हम और उन पे विश्वास जताना पड़ेगा कि वो किसी भी मायने में वो पुरुषों से कम नहीं है। उन पे आपको विश्वास जताकर, थोड़ा सा उन पे विश्वास जताकर उनको भी मौका देना चाहिए महिलाओं को, तब जाकर के कहीं लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्य परिषद में, हर जगह मतलब महिलाओं की योगदान भागीदारी हो पाएगी। डिटोरेशन कहाँ पे हो रहा है, जिस समय सिंबल मिल रहा होता है उस समय अकॉर्डिंग, आप अभी भी लिस्ट देख लीजिए, बड़ी पार्टियों का आप लिस्ट देख लीजिए, है ना जी, हम सभी पार्टियों की आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप सिंबल ही नहीं दे रहे, उनको आप टिकट भी नहीं दे रहे, हर बार ऐसा देखा जाता है, उन्हें लगता है कि महिलाएं घर तक ही हैं, राजनीति से इनका कोई वास्ता नहीं, राजनीति में ये अच्छा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, करने को तो नहीं, जो महिलाओं का सम्मान करते, लेकिन उनको उचित भागीदारी नहीं मिल पाती है। नहीं, ऐसा बहुत सारी महिलाओं ने, जिस तरह से आप माननीय राष्ट्रपति महोदया थी, इंदिरा गांधी जी थी, आप सुमित्रा महाजन जी हैं जो अपने क्षेत्र से 8-8 बार चुनाव मतलब जीतती हैं और स्पीकर बनती हैं। मीरा कुमार जी को देखिए, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बनी, है ना। तो ऐसी मतलब देखिए बैक में क्या है उसको मत देखिए, मोटिवेट होने के लिए ये जितनी महिलाओं का मैंने नाम लिया, इन्होंने समाज में इनकी जो भूमिका रही है और जिस तरह से इनको प्रतिष्ठा मिली है, आप देख लीजिए मदर टेरेसा जी, वो किसी पोस्ट पे नहीं थी, ना वो विधायक थी, ना वो मंत्री थी, लेकिन उन्होंने जो समाज के लिए किया है, आज तक उतनी बड़ी लकीर आज तक किसी महिला ने जी बिल्कुल, माँ बनकर उन्होंने लोगों की सेवा की। बिल्कुल। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा, एक बेगूसराय की आम नागरिक के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ से जीत कर विधायक बने हैं जी, जनता की बहुत सारी उम्मीदें, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि जनता का भरोसा है, वो विश्वास है, तो वो अगर यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे बेगूसराय के एक नागरिक होने के नाते? चूँकि आप चुनाव में कैंडिडेट थी, लेकिन मैं कैंडिडेट के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं बेगूसराय की जनता के नाते आपसे पूछ रहा हूँ, वो अगर आपको सुन पा रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर सर हमें सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले माननीय श्री कुंदन बाबू को, जो बेगूसराय विधानसभा के विधायक बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक मैं शुभकामना देती हूँ, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सर आप हमारे बेगूसराय विधानसभा के ये जो 3.25 लाख की जो वोटर्स हैं, उनके फैमिलीज जो मेंबर्स हैं, आप सारी जनता के आप आस और उम्मीद हो, और जितनी सारी आशाएं, जितनी सारी उम्मीद और सपने लोगों ने देखा है, उनको पूर्ण करने का काम आप जरूर करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। चुनाव लड़ने से पहले कोई कैंडिडेट हो सकता है, कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, लेकिन जब चुनाव जीत करके कोई विधायक बन जाते हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, जन के प्रतिनिधि हैं, जन जन का सपना है, उम्मीद है, आस है, सब चीज़ है। लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, और उस आशा और उम्मीद की रक्षा करना आपका परम धर्म और कर्तव्य है। अब आप उम्मीदवार नहीं हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सबके हैं। जी। जिन्होंने आपको वोट दिया उनके भी, जिन्होंने वोट आपको नहीं दिया उनके भी, जिन्होंने आपके लिए विपक्ष में प्रचार किया उनके भी, और जब हम जैसे प्रत्याशी जो 18 हम लोग मैदान में उतरे, आप उनके भी, आप हमारे भी विधायक हैं। तो हमसे जो जुड़े हुए जो उम्मीद और आस, जो भरे सपने लोग लेके देख रहे हैं, अगर उनके उम्मीद में खरा उतरने के लिए मुझे भी अगर आपसे मदद लेनी पड़े
तो मैं समझूंगी कि ये हमारे जनप्रतिनिधि का खुला दरबार है और मुझे हिचक नहीं है। मैं वहाँ आपकी मदद से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए हमेशा मैं अग्रसर रहूँगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होना भी चाहिए। हम चुनाव में, जैसा कि बार बार आप कर रही हैं, चुनाव में भले ही हम कैंडिडेट थे, लेकिन आज आप जनता की बीच रहने वाली हैं और जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। हम ये भी चाहेंगे कि आगे भी, भविष्य में भी आप जनता की आवाज़ के साथ खड़े रहें, जनता की सेवा में लगे रहे, क्योंकि आप जैसी महिलाएं जब आगे आएंगी तो निश्चित रूप से अन्य महिलाएं जो है हमारी, अन्य जो नारी शक्ति समाज की, उनको मोटिवेशन होगा और निश्चित रूप से उनमें भी बदलाव आएगा, वैचारिक क्रांति आएगी। और आज इस वैचारिक क्रांति की आवश्यकता भी है। हम एक सवाल और लेना चाहेंगे कि महिलाओं, एक महिला कैंडिडेट के नाते जी यहाँ पर बेगूसराय विधानसभा के ध्यान में रख के बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो नगर विधायक थी जी वो भी एक महिला कैंडिडेट हैं, जी और कहीं ना कहीं बिहार कांग्रेस, महिला कांग्रेस की वो अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। और आज आप भी एक महिला रिप्रेजेंटेटिव हो बेगूसराय की, तो कितनी प्रतिस्पर्धा देखती हैं आप? मैडम से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैडम तब भी सीनियर थी, आज भी हैं और सर्वदा रहेंगी। मैं उनको बहुत इज्जत भरी मतलब नज़रों से मैं देखती हूँ। और जब पिछली विधानसभा की बात की जाए तो मैं भी उनकी वोटर हूँ। जी जी, भी आपने भी उसको वोट किया? हाँ, मैं भी उनकी वोटर हूँ। हमारे सबके गांव में मतलब वो उनका आना जाना ऐसे भी होता है, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत तब भी रिस्पेक्टेड थी, आज भी रिस्पेक्टेड हैं। उनसे या कुंदन बाबू से या 18 जितने भी 17 प्रत्याशी थे, मेरा कोई कंपटीशन किसी, मेरा तो मुद्दा विकास का था। मुझे तो डेवलपमेंट चाहिए। मैं बेगूसराय बिहार विधानसभा का मैं हिस्सा बनना चाहती थी कि वहाँ पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। एक होता है कि वहाँ पे पॉलिसी, उस पॉलिसी मेकर्स मेंबर्स में मैं भी शामिल हो पाऊँ, ताकि मैं अपना जो सोच है, अपनी विचारधारा है, अपना जो मैं पब्लिक के लिए करना चाहती हूँ, उसको मैं एक कानून का रूप सरकार से मांग करके, उसको एक कानून का रूप दे करके लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को मैं लाभान्वित कर सकूँ। मैडम की अगर बात करें तो मैडम मेरे लिए रिस्पेक्टली हैं और उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं, वो रिस्पेक्टेड। लेकिन बेगूसराय की जनता को कहीं ना कहीं एक और महिला प्रतिनिधि मिली है विकल्प के रूप में, ये तो हम मान सकते हैं। नहीं, पॉलिटिक्स में मैं आई, ठीक है, लेकिन अगर मुझे गुड सजेशन मैडम से लेना पड़े, मैडम से मिलना पड़े, सलाह लेना पड़े, उनका आशीर्वाद लेना पड़े, तो मैं मतलब उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि मैडम कहीं मना करेंगी। मैडम का जो व्यक्तित्व है, मुझे नहीं लगता है कि मैडम मना करेंगी, और मैडम से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जो भी मैडम मतलब विकास कार्य अगर हुआ है और जहाँ जहाँ पे कमी है, तो आज के जो हमारे विधायक बने हैं, तो उन छूटे हुए काम को, मतलब जो काम नहीं हो पाया है, कम से कम उनको कंप्लीट करें, है ना। हमारा तो मुद्दा विकास का है और हमेशा हम विकास के मुद्दे के साथ है। अगर मैडम का भी सहयोग अगर हमको इस विकास के मुद्दे में मुझे लेना पड़े तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जी अच्छा, मैडम आप शिक्षा से जुड़ी रही हैं, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि भविष्य में जी, चूँकि आप भले ही उस पेशा को आपने छोड़ दिया, लेकिन दिल से आपने उस चीज़ को नहीं छोड़ा, कि मैं जानता हूँ, तो उस क्षेत्र में चूँकि बिहार की शिक्षा को बदलाव लाने के लिए, चूँकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं उस पर, उन्होंने भी इस पर जोर लगाया है, तो बिहार की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण करने के लिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या करने वाली हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, वो शुरू से, जिस समय हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा सर राज्यसभा के मेंबर थे, तब से लेकर के अभी तक उन्होंने, बल्कि हमारा चुनावी मुद्दा ही ये था कि हम शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। और शिक्षा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सबसे मतलब इन सारी चीज़ों को, जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे समाज के, तो इन सारी चीज़ों को हमको स्ट्रॉन्ग करना था, इसके लिए हमें काम करना था, ठीक है। आज हम सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए और सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अगर बेगूसराय विधानसभा की बात करें तो मैं तब भी इस चीज़ के लिए तैयार, संघर्ष के लिए तैयार थी, मैं आज भी इन सब चीज़ों के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हूँ। रही शिक्षा में सुधार की बात कि ये कैसे होगा, इसके लिए जैसे कि आप प्राथमिक विद्यालय से लेकर, एक तो जैसे कि आप हमारे बेगूसराय विधानसभा में जो प्रखंड वाइज है, जी जी, सबसे पहले जो यहाँ के हमारे प्रतिनिधि जो बने हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कम से कम एक प्रखंड वार, मतलब प्रखंड वाइज एक हर जगह एक महाविद्यालय होना चाहिए, डिग्री कॉलेज एक होना चाहिए, हर प्रखंड में होना चाहिए।
मैं चुनावी दौरे में जब मैं थी तो मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब सभी लोग बेगूसराय महाविद्यालय जो है यहाँ पे लोग डिपेंड हैं, तो उनको बहुत दूर से साइकिलिंग करके आना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें हैं। तो मैं सर से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमारे तीनों प्रखंड में है, कम से कम प्रखंड वाइज एक डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, है ना, एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और सुधार की अगर बात करें तो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, यूनिवर्सिटीज तक, सब में बायोमेट्रिक सिस्टम से सबसे पहले अटेंडेंस की व्यवस्था हो फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर अनदर स्टाफ, सबसे पहले हो। उसी बहाने से कम लोग 75% जो पहले से तय है कि इतना बच्चों का अटेंडेंस होना चाहिए वो कंप्लीट होगा। दूसरी बात है, जो अभी भी आप सरकारी विद्यालय में मैं देखती हूँ कि बच्चे का प्रमोशन हो जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, लेकिन 8 महीना 9 महीना हो जाता है, उनको बुक ही नहीं मिलता है। बल्कि मुझे लगता है कि अभी तो कोरोना काल में और भी नहीं हो पाया है, बुक भी नहीं मिल पाया है। अब तो सरकार क्या करती है, बुक की जगह पैसा दे देती है। हाँ, पैसा भी नहीं देती है, पैसा भी नहीं मिलता है उनको, है ना। पोशाक के लिए जो आता है पैसा वो मिलता है, कभी नहीं मिलता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी। तो कहीं ये सब सारी चीज़ों को मतलब अच्छा ठीक करना होगा, और जो कम से कम बच्चों को टाइमली आप बुक प्रोवाइड करवाइए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे डेस्क मतलब कम पड़ रहे हैं फॉर स्टूडेंट, वहाँ पे आप उस चीज़ को, सुविधा को ठीक करना चाहिए। जहाँ पे टीचर्स कम हैं, मत अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स टीचर की संख्या कम है, उसको सही करना चाहिए। और बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण अच्छे शिक्षक हमारे बीच, हमारे बच्चों के बीच चुन कर जाए, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करे। और दूसरी बात, देखते होंगे कि अभी हाल फिलहाल जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ड्यूटी में टीचर्स की महती भूमिका होती है, टीचर्स हर जगह ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो मैं सरकार से मैं अपील करना चाहूँगी, गुजारिश करना मैं चाहूँगी कि जब ये इस तरह का चुनाव भी अगर हो, बच्चों को टीचर्स पढ़ाने के लिए हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। शिक्षक को सिर्फ शिक्षा में लगाया जाए। हाँ बिल्कुल, शिक्षक को सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आप रहने दीजिए। उनको खिचड़ी वाला जो है, चाहे वो मध्याह्न भोजन जो है, हाँ वो सब है, उन सब चीज़ों से शिक्षक को ना जोड़ा जाए, इलेक्शन ड्यूटी से ना जोड़ा जाए। टीचर्स पढ़ाने के लिए हैं, शिक्षा देने के लिए हैं, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि बच्चों को एजुकेटेड, वो सिर्फ उनका करना, उनका बच्चों को एजुकेशन देना उनका एक लक्ष्य होना चाहिए, और एक काम उनका होना चाहिए। और बायोमेट्रिक सिस्टम ला के भी हम शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजू मैडम जी आपका, कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी जब भी हमें आपके विचार लेने होंगे आप हमारे साथ आएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच।